तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का नया लेक्चर। उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट का नया लेक्चर। जो थर्ड लेक्चर होगा उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप नहीं पढ़े हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले आप दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से जाके आपको देख लेना है, या चैनल के मेन चैनल के लिंक से जाके आपको देख लेना है, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण। उसमें हम लोग क्या पढ़ना है आज? तो आज हम लोग को पढ़ना है ओजोन परत। और किसके बारे में पढ़ेंगे? कचरा प्रबंधन। कचरा का कैसे प्रबंधन किया जाता है, ओजोन परत क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करना है? आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और हम लोग को पढ़ना है सो आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या रहा सर? तो ये रहा, आपको दिख रहा होगा ओजोन परत। क्या दिख रहा है सर? तो ओजोन परत। ओजोन परत जो होता है क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग को देखना है। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल जो होता है वहीं पे क्या होता है? स्थित ओजोन गैस की एक सुरक्षात्मक क्या होता है? परत होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत। तो हम लोग मोटा मोटी देखते हैं, तो मोटा मोटी देखेंगे तो उसमें क्या जानेंगे कि ये जैसे अर्थ है, ये आपको अर्थ दिख रहा है, इसी के बाहर एक लेयर दिख रहा है, कवच जैसा संरचना। नहीं, आप लोग बहुत मूवी वूवी में देखे होइएगा कि क्या करता है, एक लेयर बनाता है, जिससे क्या करेगा, जिससे क्या करता है, उस लेयर से क्या करता है, तो बचाता है एक दूसरे को। तो ये जो लेयर दिख रहा है बाहर से, ये वाला जो लेयर दिख रहा है आपको इस साइड से, ये जो लेयर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लेयर दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। ये बाहर का जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर है, ये जो लेयर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो इसी को ओजोन लेयर बोलेंगे। किसी को क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर। ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या होता है? तो ओजोन परत पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके बाहर जो समताप मंडल है, वहीं पे क्या परत बना लेता है, उसी को हम लोग ओजोन परत बोलते हैं। किस चीज का परत रहता है? तो ओजोन गैस का एक परत बनाता है। किसका? ओजोन गैस का। ओजोन गैस का जो, जैसे देखिए जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग ऑक्सीजन का ओ बोलते हैं। नहीं, ऑक्सीजन को ओ बोलेंगे। ओजोन परत जो होता है उसका कितना अणु रहता है? तो ऑक्सीजन का 3 अणु। तो ये देख रहे हैं, इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? तो ये रासायनिक सूत्र आपको दिख रहा होगा। नहीं, रासायनिक सूत्र O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। तो इसका जब हम लोग देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, तो आप देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, नहीं ओजोन परत का निर्माण। तो जो ओजोन परत का जो निर्माण होता है, इसका जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितना होता है? O2। 2 मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, 2 मॉलिक्यूल। ये जो दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल होगा किसमें? तो O2 में। नहीं, जब ओजोन बनता है, ओजोन मॉलिक्यूल जब बनेगा तो ऑक्सीजन का 3 अणु हो जाता है। कितना है अणु? 3 अणु हो जाता है। तो ये क्या होता है, जब ऊपर से एनर्जी आता है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? रिएक्शन करके, देखिए यहाँ क्या हुआ, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यूवी क्या विकिरण ऑक्सीजन अणु को क्या करता है? मुक्त करता है। किसको? अणु को मुक्त करेगा? O2 अणु को क्या करता है? मुक्त करता है। यह ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ दे देता है। जो ऑक्सीजन का अणु जो होता है उसको क्या कहता है? परमाणु में तोड़ देता है। नहीं, छोटे छोटे परमाणुओं में क्या करेगा? तोड़ देता है। ये परमाणु क्या करता है? फिर O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ओजोन बना लेते हैं। नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। ये जो दिख रहा है इसको भी हम इरेज कर दिए। देखिए कहने का मतलब है कि ये जो अणु दिख रहा है आपको, ये जो अणु दिख रहा है, ये क्या है? ओजोन। क्या है ये? तो ऑक्सीजन का एक लेयर है। जब ये क्या करता है, ये जब रिएक्शन करता है, मतलब आगे जाके क्या करता है, पराबैंगनी किरण जब इस पे टकराता है, तो यह क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन अणु को क्या करता है, ये तोड़ देता है। किसमें? परमाणु में। परमाणु में तोड़ने के बाद जब फिर इसका रिएक्शन होता है तो आगे क्या बनाता है? एक अणु बना लेता है। अणु आगे जाके क्या करता है, एक दूसरा अणु बना लेता है। कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा? तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल बना लेता है। इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है एटम। एटॉमिक नंबर इसका जो होता है, देखिए एटम, एटम जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कितना है सर? तो ये 8 है। कितना है? 8। ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, तो ये कितना हो जाता है? 2 और 6 हो जाता है। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा? तो 9 क्या इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बाहर चक्कर लगाते रहेगा। कितना, तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाने रहता है। नहीं तो आप याद करे होइएगा, पढ़े होइएगा, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो हम लोग जो बोल रहे हैं ये क्या है, तो एक क्या है ये, तो ये परमाणु परमाणु है। ये सब क्या है, तत्व है। तो इसका जो परमाणु संख्या है इसी के बारे में हम लोग बता रहे थे। तो वैसे ही ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो होता है इसी के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट के बाहर, मतलब कक्षाओं में क्या करता है, ऑर्बिट में ही क्या करता है, चक्कर लगाना रहता है। नहीं, जो इसका जो यहाँ अंदर में जो ये दिख रहा है संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नाभिक, न्यूक्लियस ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है, ये सब संरचना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि O2 क्या हो गया, ये यूवी रेडिएशन के साथ क्या होगा, मिला। यूवी रेडिएशन के साथ जब इसका क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो ये क्या करता है, दो किसमें तोड़ेगा, दो परमाणुओं में इसको तोड़ देता है। अणु को क्या किया, परमाणु में तोड़ा। ये अणु क्या होता है, फिर ओजोन से जाके क्या होते हैं, रिएक्शन करके, सॉरी, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, O2 मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्शन करते हैं और फिर क्या करते हैं, ओजोन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ओजोन का लेयर बना लेते हैं, मतलब ओजोन बना लेते हैं, ओजोन गैस बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या बना है, तो ये ओजोन गैस बना है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या बना है, तो ये ओजोन गैस बना है। ठीक है, ये क्या बना है, तो ये ओजोन गैस बना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिख रहा होगा, ओजोन परत का कार्य। ओजोन परत क्या करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ओजोन परत जो होता है, यह प्रकाश, यह सूर्य के से आने वाली प्रागैग्निक, ये देखिए यहाँ, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनिक किरणों को क्या करता है, पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है। जो सूर्य से जो आ रहा है पराबैंगनिक किरणें, उसको पृथ्वी की सतह पर आने से क्या करेगा, रोकेगा। जिससे क्या होगा, हम लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किस चीज के प्रोटेक्ट करता है, तो कैंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर, तो कैंसर नहीं होगा। कौन, स्किन कैंसर, कौन सा, त्वचा कैंसर। दूसरा, आंखों का मोतियाबिंद को भी क्या करता है, बचाता है आंखों का। फिर पौधों को भारी नुकसान से भी बचाता है। ये सब क्या करता है, ये पराबैंगनिक किरणें क्या करेगी, पराबैंगनिक किरणों को क्या करता है, ओजोन का लेयर क्या करता है, रोकता है। तो ओजोन का लेयर होना बहुत जरूरी है। ये आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम लाए हैं। ये डायग्राम आपका क्या है, ओजोन परत का अक्ष है। जो छनन हुआ है, क्षरण जो हो गया है, इसका जो झड़ाव हो गया है ओजोन परत का, वो जो कहाँ से जड़ा है, कैसे जड़ा है, उसी सब के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका सबसे ज्यादा रोल किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ओजोन में होल हो जाता है, नहीं, छेद हो जाता है। तो अब देखिए हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ ये है, अर्थ से जो बाहर का लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ने ट्रॉपिकल रीजन में जो एक अराउंड स्ट्रक्चर बनता है, स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उससे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटो, क्या बोल देंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। उससे ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। वहीं पे क्या बनता है, तो दो लेयर के बीच में जो एक स्पेस, जो बाउंड्री जो बन रहा है, इसी को बोलते हैं, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोल रहे हैं, ओजोन लेयर। ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओजोन लेयर। यहाँ पे जो होल हो गया है, इसी किसके कारण हुआ है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण होता है। इसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, यहाँ जाके रिप्लेस कर देते हैं। क्या, क्लोरीन जाता है तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, बाइंड कर देता है। एक ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिप्लेस करके दूसरा बाइंड कर जाता है। तो सूर्य से क्या निकलता है, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन 1 1 2 3 दिख रहा होगा ना, मतलब A B C। ये जो होता है, कोई कोई पार कर जाता है और एक कोई क्या करता है, इसको नुकसान कर देता है। इसको क्या करता है, नुकसान कर देता है, इसके होल को क्या कर देता है, बना देता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसके क्या करता है, रसायनों को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे रसायनों को क्या बढ़ाता है, क्लोरोफ्लोरो जैसे रसायनों को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। इसका जो स्रोत होता है, ये कहाँ से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप खूब कूलिंग करते हैं AC, तो वहां से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। रूम को कूल करने के लिए आप जब लगाते हैं AC को, तो वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। फिर आप किसी चीज को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जब चलाते हैं, तो वहां से भी ये क्या निकलता है, इस प्रकार का रसायन निकलता है जो हमारे वायुमंडल में जाता है। और अग्निशामक यंत्र जो होता है, वहां से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। नहीं, मशीन से, इस सब चीजों से क्या होता है, निकलता है। इसका जब हम लोग इतिहास देखते हैं, तो उसमें हम जो देखेंगे इतिहास में, तो 1980 के दशक में पहली बार क्या हुआ, अंटार्कटिका में 1980 के दशक में पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत की भारी गिरावट आ गई, दिखाई दी। नहीं,
कहाँ दिखाई दिया? तो अंटार्कटिका में, नहीं अंटार्कटिका में दिखाई दिया कि वहां पे क्या हो गया, ओजोन के परत में क्या हो गया, हल्का सा होल हो गया, छेद हो गया। नहीं, ये हम लोग कहाँ देखे? अंटार्कटिका में। अब हम लोग देखते हैं ओजोन को बचाने के लिए 1987 में यूएनईपी ने क्या किया? यूएनईपी ने क्या किया? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनाई थी। कब क्या बनाई थी? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनाई थी, ताकि क्या हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोका जा सके। जो क्लोरोफ्लोरो का उत्पादन हो रहा है उसको क्या किया जा सके? रोका जा सके। तो इसके लिए अनुरोध किया, किससे? कंपनियों से। नहीं, क्या भाई साहब, आप जो फ्रिज बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, उसको ऐसा बनाइए कि उससे न के बराबर क्या निकले? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रसायन कम निकले। नहीं, जिस इसके बिना क्या हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बिना आप क्या कीजिए वाला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बिना क्या कीजिए, उस जो क्या करे, रेफ्रिजरेटर को क्या करे, उसका मतलब ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाइए जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन 9 के बराबर निकले। नहीं, तो ये इसका क्या हुआ? अनुरोध किया। तो ये जो होता है यूएनईपी कौन है? तो यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, जिसके तहत इसको क्या किया, रिक्वेस्ट किया गया। मॉनिट्रियल कनाडा में स्थित है। कहाँ है? मॉनिट्रियल कनाडा में स्थित है। इसका जो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नैरोबी केन्या है। कहाँ है? नैरोबी केन्या है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है हमेशा आपके एग्जाम में। आप बीसीसी का एग्जाम दीजिएगा, डीसीसी का एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछेगा यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन दिया होगा, किस टाइप का ऑप्शन होगा? तो पहला ऑप्शन होगा पेरिस फ्रांस, दूसरा आपको ऑप्शन दिया होगा नैरोबी केन्या, तीसरा ऑप्शन आपको दिया होगा दिल्ली भारत, चौथा ऑप्शन आपको दिया होगा न्यूयॉर्क यूएसए। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा? नैरोबी केन्या। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना है? कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जो पूरा कचरा होता है हम लोग घर में, उसी को क्या करता है? प्रबंधन किया जाता है, उसको रखने का मैनेजमेंट किया जाता है, उसी को हम लोग प्रबंधन बोलते हैं। तो वेस्ट का मैनेजमेंट, इसी के बारे में हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। तो हाँ, इससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ जानकारियां जानते ही होंगे कि किसी कैसे कचरा को मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को क्या करना है? जानना है। तो जैसे नवीकरणीय बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग रिसाइकिल में यूज कर सकते हैं। नहीं, जैविक में बायोडिग्रेडेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नहीं, देखते हैं इसको हम लोग क्या कर, सड़ा गला सकते हैं, यूज नहीं करते। ये देखिए, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होते हैं? रूप में टूट जाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के रूप में क्या होगा? टूट जाएगा। बायोडिग्रेडेबल मतलब उसमें बायोलॉजिकल जीव की तरह क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब इसको देखिए, तो फल का जो छिलका एकदम सड़ गल के एकदम मिट्टी में मिल जाता है। नहीं, तो इसको बाद में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका यूज नहीं होता। जैसे छिलका हो गया वो सड़ गल के क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। इसी टाइप के हम लोग जो जैव नवीकरणीय, इसी को हम लोग बोलते हैं या बायोडिग्रेडेबल। तो फलों के छिलके, दूसरा कागज, तीसरा सूती कपड़ा। कागज जो को पानी में रख दीजिएगा तो एकदम फूल फल के क्या हो जाता है? वो फिर मिट्टी में उसको मिल जाता है, आराम से इजीली मिल जाएगा। नहीं, जैसे आप लोग साग को देखे होइएगा, साग का छिलका क्या करते हैं? साग का छिलका का यूज करते हैं। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? उसको मैनेजिंग के लिए ये साल सेब का जो, अब केला का छिलका, ये चुकंदर उकंदर का, गाजर का, ये सेब का, इस टाइप से जो दिख रहा है आपको केला का छिलका, ये जो सब चीज होता है, ये जो ब्रेड से सब दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं? आराम से यूज कर सकते हैं। कपड़ा को भी यूज कर सकते हैं। नहीं, तो ये आराम से सड़गल जाता है या, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अजैव नवीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से अब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर सकते हैं? अपघटित नहीं कर सकते। इसको मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। इस प्रकार के जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांच का गिलास। जो ग्लास होता है उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। प्लास्टिक को भी नहीं मिला सकते हैं। प्लास्टिक के पत्ता को भी नहीं मिला सकते हैं। बैटरी को भी नहीं मिला सकते हैं। प्लास्टिक के बोतल को भी नहीं मिला सकते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स को भी नहीं मिला सकते हैं। और क्या होता है? जो फ्लास्क होता है, बर्तन होता है कांच का, उसको भी हम लोग नहीं मिला सकते हैं। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातु, ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं। तो इसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैविक नवीकरणीय। जिसका जो होता है इसको हम लोग जीव की मदद से, सूक्ष्म जीव की मदद से इसको हम लोग मिट्टी में नहीं मिला सकते। नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अजैव नवीकरणीय। अब हम लोग देखते हैं ई कचरा। ई कचरा मतलब क्या होता है सर? तो ई कचरा को बोलते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट सर क्या होता है? तो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो होता है, उस वो उपकरण जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब का जो पार्ट होता है, ये सब आपको दिखता होगा। नहीं, जो पार्ट दिखता है बहुत, जो इच्छा
सर हमारे बच्चा ने क्या किया कि फोड़ फाड़ के हमारे भैया क्या किया है, रेडियो को फोड़ फाड़ के रिमोटवा में से निकाल के बैटरी खेलता है नहीं, तो ऐसा ही निकाल लेता है कीट उट नहीं, इसका जो ट्रांसफार्मर निकाल के क्या करता है, तार निकाल लेता है नहीं। तो इसी इसी टाइप से इसी चैप्टर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या रहता है, तो प्रश्न पूछता है पुराने मोबाइल एवं कंप्यूटर किस प्रकार के कचरे की श्रेणी में आते हैं। पुराना जो मोबाइल और कंप्यूटर है तो वो किस प्रकार के श्रेणी के कचरा में आता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिखा होगा जैव कचरा, दूसरा ई कचरा, तीसरा घरेलू खाद, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आता है पुराना जो मोबाइल बैटरी और कंप्यूटर का जो पार्ट्स आता है वो ई कचरा ई वेस्ट में क्या आता है, ई वेस्ट के कचरे के श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर बी सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं ई कचरा प्रबंधन की विधि। अब ई कचरा जो होता है उसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उस विधि को हम लोग देखते हैं। तब बायोगैस और खाद बनाना, बायोगैस और खाद बनाना, कचरे जैसे जैविक कचरे को खाद या गैस में बदल दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कचरा प्रबंधन की विधिया में पहला विधिया हम लोग जो देखे हैं बायोगैस और खाद का जो बनना होता है वो कैसे होता है सर। तो देखिए जैव कचरों को क्या किया जाता है, खाद और गैस में बदल दिया जाता है। किसमें, खाद और गैस में। जैसे आप देखो गोबर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस कचरे को हम लोग जब डालते हैं, मवेशी का जो वेस्टेज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गोबर के रूप में यूज करते हैं। उसको क्या किया जाता है, जलावन के रूप में यूज कर लेते हैं, खाद के लिए यूज कर सकते हैं, उसको गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया। या हम लोग देख सकते हैं छिलका उल्का नहीं, जो पेड़ का छिलका उल्का होता है उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या देखना है सर, तो लैंडफिल्स क्या है, लैंडफिल्स जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कचरे को वैज्ञानिक तरीके से जमीन के अंदर क्या किया जाता है, दबा देते हैं। जो लैंड है, जो धरती है, उसके फिलिंग करना, उसके अंदर गड्ढा खोद के दबा देना, इस प्रकार के कचरा को हम लोग बोलते हैं लैंडफिल्स कचरा। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैंडफिल्स कचरा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पुनर्चक्रण क्या होता है। पुनर्चक्रण को बोलते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब यहाँ से साइकिल शुरू हुआ तो यहाँ जाके फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब सर कहने का मतलब है कि जो हम लोग चीज यूज कर रहे हैं उसको पुनः यूज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसी प्रकार को चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पुनर्चक्रण बोलेंगे। जैसे क्या होता है, किसका हम लोग पुनर्चक्रण करते हैं, सब्जी का छिलका को पुनर्चक्रण करेंगे नहीं, तो लोहा जो होता है उसका हम लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं। उसको हम लोग कहीं फेंक दिए, जंग लग गया तो उसको साफ सुफ करके हम लोग पुनर्चक्रण के लिए यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक को भी पुनर्चक्रण के लिए यूज कर सकते हैं, क्या है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो क्या होता है, वो अजैव नवीकरणीय है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं, कांच को नहीं मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये सब जो होता है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसका हम लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो कांच का जो होता है ये देखिए ये सब कांच का जो मटेरियल बना हुआ है, प्लास्टिक का डिब्बा जो बना हुआ है, स्टील का जो डिब्बा बना हुआ है, इसका हम लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं। नहीं, जो कोक पीते हैं आप उसका भी पुनर्चक्रण होता है। अब हम लोग देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब नाला का जो पानी होता है, गंदा पानी जो होता है उसको साफ करके नदी में बहाना है, इसी को क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे आपके घर से जो पानी निकला, कचरा वाला पानी, वो क्या हो गया, उसको हम लोग नाला में डाल दिए, वो नाला डायरेक्ट जाके कहाँ किया, नहर में डाल दिए या पोखर में डाल दिए या नदी में डाल दिए। उसको नहीं डाल के क्या करेंगे, उसको पहले साफ करके क्या करेंगे, छोड़ेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। गंदे पानी को नदियों में छोड़ने से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे किसी बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उससे जो पानी निकल रहा है, जो कचरा निकल रहा है, होटल से जो कचरा निकल रहा है, उसका जो वेस्टेज है वो डायरेक्ट हम लोग क्या डालेंगे, कहाँ डाल दिए, नदी में या पानी पोखर में डाल दिए, तो उससे क्या होगा, वहां का जो जीव हो गया मर जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करके तब डालते हैं, साफ करके डालते हैं, इसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखते हैं कचरा प्रबंधन में कि 5R सिद्धांत, जो पांच आर का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 5R मतलब पहले का आर जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्यूज, दूसरा होता है रिड्यूस, तीसरा होता है रीयूज, चौथा होता है रीपर्पोज, पांचवा होता है रिसाइकल। तो इसी सब के बारे में हम लोग को देखना है। पहले हम लोग देखते हैं रिफ्यूज के बारे में, अस्वीकार करना, हानिकारक चीजों का उपयोग न करें, हानिकारक चीज जो है उसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। रिड्यूस कम करना, कचरा उत्पन्न करने वाले वस्तुओं का उपयोग कम करना, जो ज्यादा कचरा उपयोग क्या कर रहा है, निकाल रहा है, वो इस प्रकार के वस्तुओं का क्या करेंगे, कम उपयोग करेंगे। तीसरा आपके पास है रीयूज। रीयूज मतलब ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वैसी वस्तुएं जो क्या होता है, दोबारा यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रीयूज या पुनः उपयोग। अब हम लोग तीसरा देखते हैं रीपर्पोज। तो रीपर्पोज क्या होता है, पुनर्प्रयोजन।
पुनः प्रयोजन क्या होता है? किसी वस्तु को नए तरीके से उपयोग करना। जो कोई भी जो आपको दिख रहा है, कोई भी वस्तु जो है उसका हम लोग नए तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उस प्रकार को रिपोज या पुनर्प्रयोजन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है? पुनर्चक्रण। कचरे से नई सामग्री बनाना। जो कचरा है उससे हम लोग नया सामग्री बना लेंगे, नया चीज बना लेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्चक्रण। दोबारा में यूज कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्चक्रण। अब लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन का हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को देखेंगे और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ओजोन परत क्या है लिखा हुआ, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, उसके बाद दिख रहा होगा मध्य मंडल, लास्ट में जो है आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा सर? समताप मंडल। कहाँ होता है सर? कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ होता है सर? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? तो ये ओजोन जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है सर? तो इसका जो ओजोन जो होता है कितना होता है? वो 3 होता है। तो ये कितना अणु है? 3। एक ओ 3 अणु है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओजोन का कितना हो जाएगा सर? तो ये पहले का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ए पहले का ऑप्शन दिख रहा होगा 1, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो इसका जो सही आंसर है कौन है? 3। कौन है सर? तो इसका जो सही आंसर आपको दिख रहा है ये जो 3 है। कौन है? 3। इसका सही आंसर कौन है? तो ये 3 दिख रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर 3 है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपके स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय मतलब डुप्लीशन के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होगा? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CO2, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा SO2, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा NO2। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा सर? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा होगा क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पहला आपको दिख रहा होगा त्वचा कैंसर, दूसरा आपको दिख रहा होगा एड्स, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टाइफाइड, चौथा मलेरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा सर, जो स्किन कैंसर होता है, क्या होता है? पराबैंगनी किरणें आपके शरीर से डायरेक्ट टच करेगी तो क्या होगा? स्किन कैंसर होता है। क्या होगा? स्किन कैंसर मतलब त्वचा कैंसर होगा। इसका आंसर नंबर ए सही है। कौन है? ये सही है, इसका स्किन कैंसर होता है। या डायरेक्ट आंख में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आपको मोतियाबिंद हो जाएगा। नहीं, मोतियाबिंद हो जाएगा। कौन सा बिंद? मोतियाबिंद। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा, कचरा प्रबंधन के लिए 5R सिद्धांत में एक आर का अर्थ क्या है? एक आर का अर्थ क्या है? तो आपको दिख रहा होगा, इस पहला ऑप्शन जो है रिसाइकल, दूसरा ऑप्शन रिपीट, तीसरा रिमूव, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिलैक्स। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है सर? तो रिसाइकल। क्या है? रिसाइकल। हम लोग पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। इसका जो क्या होता है? पुनर्चक्रण। ये इसका आंसर सही है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन जैव नवीकरणीय कचरा है? तो बायोडिग्रेडेबल जो है इसमें वेस्टेज कौन है? तो पहला आपको दिख रहा होगा ऑप्शन प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा थर्मोकोल, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा फलों के छिलके, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा पॉलिथीन। तो इसका जो सही आंसर है सर कौन है? फलों के छिलके। जो फल का जो छिलका है उसका जब हम लोग यूज करते हैं, फल के छिलके को जब हम लोग यूज करेंगे तो उसका जो यूज करेंगे जब, तो क्या होता है? उसका जब यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? बायोडिग्रेडेबल। सूक्ष्म जीव उसको क्या करता है? अपने मिट्टी में मिला लेता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिख रहा होगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा सर कौन होगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका सही आंसर ए सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ए। अब हम लोग आपके स्क्रीन पे ये रहा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए
मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 1980, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1987, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1990, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1995। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा? 1987। कौन है? 1987। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ अजैव नवीकरणीय मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए कागज, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सूती कपड़ा, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डीडीटी, चौथा ऑप्शन को दिख रहा होगा लकड़ी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन होगा सर? डीडीटी। जो क्या होता है? डीडीटी, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग इसी सब के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस लेक्चर को अपने प्यार से देखा और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।